हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीआई समाधान के एक और इन लेक्चर में। और जो हमारे केमिस्ट्री में जो चल रहा था, सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें, पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट की भी अगर बात करें, यूनिट नंबर 5 हमारे हमने स्टार्ट करी थी। पिछली क्लास के अंदर हमने सिलेबस को अच्छे से कवर किया था कि सिलेबस में कौन कौन से मूल बिंदु हम किस प्रकार से चलने वाले हैं, एक एक चीज़ों को कवर करते हुए। अब हम बात करेंगे इसके एफ ब्लॉक की। तो जिस प्रकार से हमने एस, पी और डी देखा था, उसी प्रकार से एफ ब्लॉक की तत्वों की सामान्य परिभाषाएं क्या होती है, जिसमें अब हम देखो हम क्या बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले हम क्या जानते हैं, पता करने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि लेथेनाइड के सामान्य लक्षण होते हैं क्या हैं। पहले हम बात करते हैं इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। हमने जब समाप्त किया था पिछले वाला चैप्टर, हमने कहा था कि ये लेथेनियम के बाद आते हैं। लेथेनियम के बाद आने के कारण इनको क्या कहते हैं, हम लेथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको लेथेनाइड कहते हैं। वह तत्व जो लेथेनियम के बाद आते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेथेनाइड बोलते हैं। ये लेथेनाइड की परिभाषा हो गई। अब एक आता है अंतर संक्रमण तत्व। एक तो ये दिख जाएगा आपको, एक दिख जाएगा दुर्बल मर्द तत्व, एक आपको मिल जाएगा नाम इसका लेथेनॉन। एक क्या मिल जाएगा आपको, अंतर संक्रमण तत्व। क्यों कहते हैं, देखिए, क्योंकि जब हम एफ ब्लॉक को जो पढ़ते हैं तो 5D और हम बात करते हैं अपने 5D और 6S। 5D और 6S की जब हम बात करते हैं तो इनके मध्य हमें क्या दिखता है, हमारे पास 4F कक्षक देखने को मिल जाता है। इन हमें पता है कि जो 5D श्रेणी है वो कौन सी, संक्रमण तत्व कहते हैं उनको। और संक्रमण तत्व की अगर बात करें तो उनके मध्य क्या होता है, ये उपस्थित होते हैं। अंतर मतलब उनके अंदर उपस्थित होते हैं, इसके कारण इसको अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ में आपको आ गया उसको अंतर संक्रमण तत्व क्यों, क्या, क्योंकि संक्रमण जो धातुएं होती है उनका जो विन्यास होता है डी और एस के मध्य एफ ब्लॉक स्थित होते हैं, जिसके कारण इनको अंतर्म संक्रमण तत्व कहते हैं। आप लिख सकते हो 5D व 6S के मध्य एफ ब्लॉक स्थित होता है या उनके तत्व उपस्थित होते हैं। यह आ जाती है हमारे अंतर संक्रमण तत्व की। अब देखिए दुर्लभ मर्दा धातु की बात करते हैं। पहले था दुर्लभ अर्थात अंग्रेजी शब्द अगर रेयर की बात करें तो बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयों से मिलने वाला तत्व है। प्रारंभ की अगर आप बात करोगे, जो एफ ब्लॉक जो तत्व थे बहुत कठिन रूप से मिलते थे। बहुत हमें खोज पड़ताल करने के बाद हमें क्या मिलते थे, एफ ब्लॉक के तत्व मिलते थे, प्रकृति में आसानी से उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण इनको क्या किया गया, दुर्लभ। सेकेंड इसमें नाम आता है मर्दा अर्थात ये जो भी 100 एफ ब्लॉक के तत्व थे हमें मर्दा पर मिले। मर्दा की आप कह सकते हैं तो अंदर मिले है, उसकी पृथक्करण किया मर्दा को तो उसके अंदर उपस्थित है, उसकी सतह के ऊपर स्थित थे ये तत्व, जिसके कारण इसको मर्दा धातु कहा गया। इसी कारण इसका पूरा नाम क्या बना, दुर्लभ मर्दा धातु इनको कहा गया। परंतु जब हम आज ही जब स्थिति की बात करते हैं तो ये तत्वों को प्राप्त करना इतना कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसानी से में प्राप्त हो जाते हैं, जिसको कारण इनको आज हम लेथेनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लेथेनॉन कहते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से
वर्तमान में आसानी से उपलब्ध हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। अब क्या बात करने वाले हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। पहले हम करेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो लेथनाइड के तत्व थे वो अंतिम श्रेणी 3D 4D 5D श्रेणी के अंतर्गत आते थे या तृतीय संक्रमित श्रेणी के अंदर। 5D का अर्थ क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5D के अंदर। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा? 5D के अंदर और 6s2 के अंदर। यह था। ये केवल और केवल मैं बात करने वाला हूँ लिथियम का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर था। यहाँ पर था आपका जिनोन। क्या था? यहाँ पर आपका जिनोन था, कुछ इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर था। और इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे? अब देखिए हम इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? 1 से लेकर 14 बढ़ते हैं। और डी की अगर बात करोगे तो इसके अंदर हम 0 से 1 बढ़ते हैं। यह है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ए ब्लॉक का आपको पूछ ले तो इसका क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब हम क्या करने वाले, ट्रिक के द्वारा इन तत्वों का पता करेंगे कि ये जो तत्व है उनके नाम किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक देखते हैं। लिखते हैं सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल व यार तुमसे यूं लव हुआ। ठीक है, टोटल होते हैं 14 तत्व होते हैं। अब लिखते हैं ट्रिक के द्वारा सीने पर SC से लिख सकते हो PR पर, नदियाँ ND, प्रेम से PM, समाई SM, यूं से U, गदगद GD, दिल DY, तब TB, दिल DY हुआ HO, यार YR, तुमसे TM, तुमसे लव। ठीक है, टोटल तत्व गिन लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल तत्व है। परमाणु क्रमांक की बात कर लीजिए, 58 से स्टार्ट होते हैं और 71 तक समाप्त होते हैं। 71 तक खत्म होते हैं। 72 के बाद क्या आ जाते हैं? हमारा 5D श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? 5D श्रेणी ला हफ्ता TE स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो आने वाला तत्व है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से देखो बढ़ते हैं। पहले अगर तत्व बढ़ते हैं तो जिनोन, ठीक है, 4F पर खाली छोड़ देते हैं, 5D खाली छोड़ देते हैं, 6 बढ़ देते हैं। अगर 5 इसकी 58 की बात करते हैं आप, तो आपको पता हो जिनोन 54 पर आता है, 54 जिनोन 54 पर आता है। देखिए जिनोन के बाद 54 की बात करें, 54 और ये हो जाते हैं 2 56 हो जाते हैं। तो इनमें एक एक बढ़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 57 और 58। इसके बाद देखिए जिनोन F3 आ जाता है, अर्थात 5D क्या हो जाता है इसमें खाली और ये हो जाता है। ये एक देखने लायक है अपवाद। इसके बाद
एन डी तक कुछ इस प्रकार से ही चलेगा, F4 5D 0 और 6S2। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं 5 ये भर रहा हूँ, मैं 4F भर रहा हूँ। इसके बाद किस में भरा जाएगा, 5 में। इसे चलने वाला है 6 7। अब हम बात करते हैं वापस। अब अगर आप 7 तक आ गए हैं तो आ जाती है इसकी अर्धभरित अवस्था। अर्धभरित अवस्था के होने के कारण इसमें आपको 8 नहीं दिखाई देगा, उन्हें 7 दिखाई देगा और 5D के 1 भरा जाएगा और इसमें क्या भरेगा, S2। क्यों, ये एक भी अपवाद आपको पुनः दिखा देता है, क्यों, अर्धभरित का स्थायित्व अधिक होता है। फिर वापस आप चल सकते हैं इसमें 5 8, कुछ दिक्कत नहीं है, 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या नहीं देखने मिल जाता है, 30 नहीं देखने मिल जाता है। क्या नहीं मिलता, 30। तो इसमें वापस हम कर लेते हैं, सीधा 14 आएगा, तो 5D 1 6S2। फिर आखिरी इसमें भर देते हैं हम, ठीक है। टोटल तत्वों को भी यहाँ पर गिन लीजिए। यहाँ तक अगर आते हैं तो परमाणु क्रमांक सभी का लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं सभी का परमाणु क्रमांक। ये हमने लिख लिया परमाणु क्रमांक 70 है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं इस प्रकार से। क्यों, डी खाली हो गया, ये पूरे इसके 71 हो चुके हैं। तो ये एक और अपवाद आपको देखने को मिल जाते हैं और ये भी एक अपवाद रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम इसके साथ ही बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था, जब हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो याद रखना 1 और 2, 1 व 2, साथ में अगर इसके बात और करते हैं हम किसकी, 8 और 9, एक हम बात करते हैं 5 और 6, और हम इसमें और बात करते हैं 12 और 13। इनके अगर आप बात करोगे, ये ऑक्सीकरण अवस्था कितने दर्शा रहे होते हैं, ये आपको ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं सारे सारे +4, ये दर्शाते हैं आपको +2। अगर यहाँ से देखोगे तो 1 और 2 पर कौन पर आ रहा है, CeOPr अर्थात, और यहाँ पर अगर हम चलते हो, आप 8 की तरफ भी चलते हो, 8 और 9 की तरफ चलते हो, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितने दर्शाते हैं, +4। अधिकतर आपको जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हुए मिलते हैं वो +3 देखने को मिल जाती है। कितने मिलती है, +3 तो देखने को मिलती ही मिलती है। इसके अलावा +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं और ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इनकी अगर ऑक्सीकरण अवस्था बात करें तो पहले हम अच्छे से इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद, गदगद तब दिल हुआ यार तुमसे लव। गिन लेते हैं अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल 14 तत्व हैं हमारे पास। अधिकतर क्या दर्शा रहे होते हैं आपको, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। सभी आपको क्या दर्शाएंगे, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। हमने बात की थी 1 और 2, 1 2 ये रहे, कौन से दर्शाएंगे, +4। फिर हम बात करते हैं 8 व 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
ये आपको क्या दर्शाते हैं, +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अगर हम बात करें +2 की, 5 व 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपको +2, 12 व 13, 13 ये है, 12 ये। तो ये थे इनके ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को आप कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ली है, जिन्होंने के द्वारा स्टार्ट करते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की है। अपवादों को आपने देखा है कि अपवाद इसके अंदर क्या है, कौन से 3 हैं। इन अपवादों को अगर आपको परिभाषित करना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो एक ही तरीका है, अर्धवृत्त व पूर्ण वृत्त कक्षों का स्थायित्व होता है। अगर बात करूं मैं F की बात करूं तो F7 और F14, इसके अंदर तो आपको दिखाई दे रहा है अर्धभरित, और इसके अंदर क्या है, पूर्ण भरित होने के कारण यह अपवाद स्वरूप दर्शाते हैं। उन कक्षाओं में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते हुए दिखाई देते हैं। एक बार इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब जो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं, हमारा तीसरा टॉपिक है इसके अंदर आयनिक त्रिज्या व लेथेनाइट संकुचन। उससे पहले मैं ऑक्सीकरण की थोड़ी और कुछ चर्चाएं कर लेता हूं। आपने देखा होगा पिछली स्लाइड के अंदर कि +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही होगी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है जो +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो सबसे अधिक स्थायी होती है। अगर हम बात करें +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करें, वो कम स्थायी होती है। अगर आप कहीं पर भी विलयन बना रहे हो इन तत्वों का, +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का, तो यह जल के अंदर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी और अपने स्थायित्व प्राप्त करेगी। अगर ठोस की भी बात करें तो ये +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं और +3 में बदल करके क्रिस्टलीय ठोस बना लेगी। अर्थात मैं कह सकता हूं, चाहे विलयन अगर द्रव्य हो या ठोस हो, सबसे अधिक जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है इन तत्वों की +3 होती है। अब बात करने वाले हम आयनिक त्रिज्या व लेथेनाइट संकोचन की। जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। परमाणु का आवेश और परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, एक तो परमाणु का आवेश पर, एक परिरक्षण प्रभाव पर। आपने देखा होगा कि ये होता है नाभिक और ये होते हैं इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अब जैसे जैसे क्या होता है, आवेश बढ़ता जाता है। आवेश का अर्थ होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों से होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इसके चारों ओर जो नाभिक है उस पर क्या लगाता है, अपनी ओर आकर्षित, अट्रैक्ट करता है, अर्थात आकर्षण बल लगाता है। आकर्षण बल लगाने के कारण आपको पता है कि वो अपनी ओर उसको आकर्षित करता है, जिससे उसके आकार सिकुड़ जाता है, अर्थात छोटा हो जाता है। कह सकता हूं लगातार आवेश की मात्रा बढ़ने पर उसकी जो त्रिज्या है वो लगातार कम होती जाती है। ठीक है, परमाणु आवेश फिर से सुन लीजिए। नाभिक होता है, इसके केंद्र पर लगातार आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने पर क्या होता है, नाभिक उस पर आकर्षण बल अधिक लगाता है। आकर्षण बल अधिक लगाने के कारण उसके आकार में कमी आती है, अर्थात वो सिकुड़ जाते हैं। अब परिरक्षण प्रभाव की बात को जस्ट इसके विपरीत होता है। क्या होता है विपरीत? जैसे मैंने एक कक्षक ओ ले लिया है वाला। अब इस कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, और इस कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर धकेलने का प्रयास करते हैं। जब ये दूर धकेलने का प्रयास करते हैं, आप कल्पना कीजिए जो इसका आकार है, उसे कक्षक और दूर जाएंगे तो आकार में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। जैसे आकार में वृद्धि होती है, आकार के व्युत्क्रम समानुपाती क्या होता है, त्रिज्या, तो त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि एफ ब्लॉक के अंदर परिरक्षण प्रभाव क्या कार्य कर रहा है, ये तो इसके त्रिज्याओं के मान में वृद्धि करेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं 4f कक्षक की, तो यह कोई भी एक अनुकूल
रूप से इस पर प्रभाव नहीं, प्रतिकूल डालता है। जहां हम कहते हैं कि इसके परिरक्षण प्रभावों पर प्रभाव पड़ना चाहिए, आकार में वृद्धि होनी चाहिए, त्रिज्या वृद्धि होनी चाहिए, होता है इसका उल्टा है। जस्ट क्या होता है, इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। किस प्रकार से, ये जो लगातार इसमें आवेश तो बढ़ता है, F कक्षक जुड़ गया है, लगातार इलेक्ट्रॉन से आवेश तो बढ़ता है, परंतु क्या हो जाती है, परिरक्षण प्रभाव को ये धीरे धीरे समाप्त करता जाता है। क्या करता है, परिरक्षण प्रभाव या तो प्रभावहीन या कह सकता हूं विपरीत प्रभाव। जहां पर परिरक्षण प्रभाव प्रतिकर्षण बढ़ना चाहिए, प्रतिकर्षण का मान कम होता है, आकर्षण का मान बढ़ता है, और कार में क्या हो जाती है, कमी आपको देखने को मिल जाती है। जिस प्रकार से मैं बात करूं n के अंदर आप बात करोगे तो n2 - f कक्षक होते हैं। n अगर मैं बात करूं 1d कक्षक की बात करूं तो ये हमने अगर किससे बात की, हमने बात कर ली है इस प्रकार से। अगर हम बात करें n2f n-1 और यहाँ पर हम बात कर रहे थे n, ये रहा हमारे पास ns। तो आप देखोगे लगातार क्या हो गई, यह क्या है, ये जो बाहर होते हैं ये हमारे दर्शाते हैं हमारे पास कक्षक। कौन से कक्षक है, k l m n। लगातार क्या होते हैं, आपको ये कमी करते हुए दिखाई देते हैं। क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव में कमी करते हुए आपको दिखाई देते हैं, जिस कारण से F कक्षक के अंदर जाएंगे तो आकार बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसी सिकुड़न के कारण, इसी सिकुड़ने के कारण, आकार छोटा हो जाने के कारण इसको लेथेनाइड संकुचन कहते हैं। संकुचित होता है, इसके कारण क्या कहते हैं, इसको हम लेथेनाइड संकुचन कहा जाता है। पुनः मैं बात कर लेता हूँ, परमाणु में जो त्रिज्याएं होती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर करती है और परिरक्षण प्रभाव पर। आपको पता होगा जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से नाभिक उस पर अधिक बल लगाता है, जिससे आकार छोटा होता है, अर्थात वो संकुचित होता है। परिरक्षण प्रभाव जस्ट इसी विपरीत होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे पर क्या डालता है, प्रतिकर्षण डालता है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन F कक्षक के अंदर जाते हैं वहां पर लगातार आवेश बढ़ते तो जाते हैं, परंतु ये परिरक्षण प्रभाव के विपरीत कार्य करता है, यह प्रभाव डालता ही नहीं है, जिससे क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव जहां बढ़ना चाहिए वहां पर कम हो जाता है। अर्थात आकर्षण जो परमाणु आवेश है, उसका आवेश है अर्थात नाभिक के आकर्षण मान में इसमें वृद्धि हो जाती है। लगातार ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, कौन, नाभिक, जिससे आकार इसका सिकुड़ जाएगा। रीजन क्या होता है, इसके अंदर होता है n-2f होते हैं, किसके मुकाबले, d के मुकाबले, जिसके कारण संकुचित हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेथेनाइड संकुचन कहा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने 3 टॉपिक को कवर किया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा अक्षयकरण अवस्था, तीसरा यहाँ पर जो कवर किया है वो आयनिक व लेथेनाइड संकुचन को कवर कर लिया है। लगातार रिवीजन करते रहिए। एक सिंगल टॉपिक एक भी जो बात जो आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, आने वाली क्लास में उसका लगातार, आने वाली जो क्लास है उसमें उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। धन्यवाद।